हेलो एवरीवन। कल हमने प्लानिंग प्रोसेस डिस्कस किया था। आज हम स्टाफिंग प्रोसेस डिस्कस करेंगे। आई होप आपको प्लानिंग प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे, सर प्लानिंग प्रोसेस के बाद ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस आता है, वो क्यों नहीं कराया आपने, सीधा स्टाफिंग प्रोसेस पे क्यों लेके आए। मैंने आपको कल एक चीज बोली थी क्लास शुरू होने से पहले कि हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो टॉपिक्स बोर्ड ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके बोर्ड्स में 1 से 1.5 महीना बचा है। अब उस 1 से 1.5 महीने में जो जो टॉपिक्स अच्छे से आपको करके जाने हैं, एनी हाउ उन टॉपिक्स को करना ही करना है। उनमें से सेकंड टॉपिक स्टाफिंग प्रोसेस है और बहुत इजीली समझ आ जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस 12 से 13 मिनट लगेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। 3 से 5 नंबर पक्के हैं इसके अंदर भी, लिख लो, नोट डाउन कर लो, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। और जो जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो जो चीजें बताऊंगा उसको रिलेट करके करना, केस स्टडीज में भी बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। अब सबसे पहले स्टाफिंग प्रोसेस में मैन पावर रिक्वायरमेंट सबसे पहला टॉपिक है। मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर फर्म चला रहा है, कोई भी अगर अपना बिजनेस चला रहा है, तो उसको अपने बिजनेस के अंदर लोग चाहिए। लोग इन द सेंस काम करने के लिए, चाहे वो कोई भी काम हो, सेल्स पर्सन का काम हो, मशीन चलाने का काम हो, और अम, सामान लाने का काम हो, रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम हो, जो भी ट्रांसपोर्ट का काम हो, जितने भी बंदा, वो आता है मैन पावर रिक्वायरमेंट में, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं चुन्नू एंड सन्स का। चुन्नू एंड सन्स एक कंपनी हम दिमाग में बना के चलते हैं, और वो क्या करती है, साड़ी बनाती है, साड़ी बेचती है, ठीक है। वो काम है चुन्नू एंड सन्स का, ठीक है जी। अब सबसे पहले चुन्नू एंड सन्स को क्या चाहिए, चुन्नू एंड सन्स को चाहिए कि मेरे को मैन पावर रिक्वायरमेंट चाहिए। क्यों, क्योंकि मैन पावर रिक्वायरमेंट क्यों चाहिए, देखो क्या हुआ। एक बार ना चुन्नू एंड सन्स की दुकान पे बहुत सारी लेडीज आई, ठीक है, साड़ियां खरीदनी थी उनको। अब क्या हुआ, साड़ी तो उनको खरीदनी थी लेकिन लोग ही नहीं थे उनको साड़ी दिखाने के लिए। अब जब साड़ी दिखाने के लिए लोग ही नहीं थे, तो वो आंटियां या लेडीज जो भी थी, वो चली गई और उनको मतलब अच्छे से कस्टमर सर्विस नहीं मिली, ठीक है, इसलिए वो चली गई। और क्या रीजन था, क्योंकि उनके पास मैन पावर कम थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितनी कमी है, कितनी मैन पावर की कमी है। हम उस मैन पावर की कमी को पूरा करने के लिए हम लोगों को हायर करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये नहीं कि जब देखा नहीं कितने लोग चाहिए, क्या चाहिए ना, कुछ नहीं देखा बस चल दिया, ऐसा नहीं होता है। हमें पहले ये देखना है कि हमारी कंपनी में, चुन्नू एंड सन्स में, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। जितने भी लोगों की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से तो हायरिंग करेंगे ना, तभी तो होगा। सबसे पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब एक और एग्जांपल देता हूँ। जो वैकेंसीज आती है हमारी, ठीक है, नॉर्मल जॉब वाले वैकेंसीज निकालते हैं, तो वो उतनी वैकेंसीज निकालते हैं ना जितनी वैकेंसीज की नीड है, जितने लोगों की उनको नीड है, उससे ज्यादा तो नहीं निकालते ना। तो बस मैन पावर रिक्वायरमेंट में पहले वो ये देखेंगे कि कितने लोगों की हमें जरूरत है। यहां तक समझ आया। फिर उसके बाद आते हैं रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट में आपने एक लाइन सुनी होगी, मास रिक्रूटर, सबका मसीहा, सुना है ऐसा, कभी सुना है? एक टीवी सीरीज आती है उसमें था ये, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट में क्या होता है, रिक्रूटमेंट इज पूल, राइट। पूल का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल पूल में ना, मैंने उस पूल में सबको भर दिया। ऐसा है, मैंने एक मतलब एक ये समझ लो, मैंने उनको बोला कि ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इस रिक्वायरमेंट में बेसिस पे जो जितने लोग लाई करते हैं ना, सब आ जाओ, ठीक है जी, सब आ गए। मतलब मैंने बोला ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन चाहिए। सेल्स का एक्सपीरियंस हो नहीं हो कोई बात नहीं, फ्रेशर भी चलेगा, ठीक है। अब इतने लोगों में से सबने अप्लाई कर दिया। नाना करते हुए मेरे पास कितने लोग एप्लीकेशन आ गई, 1000 एप्लीकेशन आ गई, लेकिन मेरे पास मैन पावर रिक्वायरमेंट तो मैक्सिमम 100 की थी, ठीक है। एप्लीकेशन कितनी आ गई, रिक्रूट 1000 आ गई। क्यों, क्योंकि रिक्रूटमेंट में मैंने एक पूल बना दिया। मैंने बस एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि इतनी एलिजिबिलिटी चाहिए इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, तो मेरे पास 100 एप्लीकेशन आ गई। यहां तक समझ आया? कोई डाउट है तो प्लीज बताना। तब अब उसके बाद जब मैंने यहाँ पे पूल बना लिया, रिक्रूटमेंट कर दी, उसके बाद मेरा थर्ड स्टेप आता है उसमें से लोगों को सिलेक्ट करना। मतलब जब मैंने पूरा पूल के अंदर लोगों को डाला, पूरा अपना रायता फैलाया, सबको बुलाया, सबके इंटरव्यूज लिए, सबको देखा, सबके एप्लीकेशंस देखी, उसके बाद मेरे को कुछ लोग समझ आए, ठीक है। उस 1000 में से मुझे उन 100 लोगों को सिलेक्ट करना था जो मेरे जॉब, जो मेरे बिजनेस के लिए, जो मेरे चुन्नू एंड सन्स बिजनेस के लिए परफेक्ट है, ठीक है जी। सिलेक्शन समझ आया? अब मेरे सिलेक्शन हो गई, ठीक है, 3 स्टेप मेरे स्टाफिंग के हो चुके हैं। अब चौथा स्टेप होगा प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, अब मैंने जिसको जिस
काम के लिए हायर किया है, मैं उस जगह पे उसको प्लेस कर दूँगा, ठीक है? अब प्लेसमेंट के बाद ऑफ कोर्स उसको इंट्रोडक्शन तो कराऊँगा कि भाई ये तेरा मैनेजर है, ये तेरा एचआर है, ये तेरा जनरल मैनेजर है, ये कंपनी के चेयरमैन भाई साहब हैं। सबसे इंट्रोडक्शन तो होगा, यहाँ पे कॉफ़ी टेबल पड़ा होता है, यहाँ पे आप कॉफ़ी पी सकते हो, यहाँ पे थोड़ा ब्रेकिंग के लिए जा सकते हो, वहाँ वॉशरूम है। ये सब क्या है? ये सारी ओरिएंटेशन आप बताओगे ना, उस बंदे को कैसे पता चलेगा? पहले दिन आके वो कहेगा, "ये क्या हो रहा है सर? क्या चल रहा है?" है ना? तो सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। तो ओरिएंटेशन आपकी भी हुई होगी। अब कॉलेज जाओगे ना, फर्स्ट ईयर में जब जॉइन करोगे तो सबसे पहले 1 हफ्ता पहले होता है, ओरिएंटेशन भी होती है। ओरिएंटेशन में आपको सब कुछ बताया जाता है, हमारा कैसा कॉलेज है, हमारे एचओडी कौन है, हमारी साइंस वाली मैथ कौन-सी है, मैथ्स वाली कौन-सी है, बीसीए वाली कौन-सी है, बीबीए कौन पढ़ाता है, सब कुछ बताएँगे आपको, ठीक है? तो दिस इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन कि हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाया अपनी ऑर्गनाइज़ेशन से। यहाँ तक समझ आया? अच्छा, अब चुन्नू एंड सन्स में क्या हुआ, अब ये जो 100 लोगों को मैंने हायर किया ना, इन 100 लोगों को एक्सपीरियंस तो था सेलिंग का, ठीक है? जो भी रिक्वायरमेंट थी उन्होंने पूरी तो कर दी। बट उनको एक्सपीरियंस था सूट बेचने का, ठीक है? लहंगे बेचने का। अब साड़ी तो कभी उन्होंने बेची नहीं, मैडम ऐसे पहन के तो उन्होंने कभी दिखाई नहीं। मैडम ये वाली साड़ी पहन के देखो ना, बहुत अच्छी लगेगी आपके ऊपर। मैडम एकदम माधुरी दीक्षित की तरह लगोगे इस साड़ी को पहन के, है ना? तो क्या है, ये सारा पार्ट क्या है? ये पार्ट ट्रेनिंग का है। आपको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि भाई देख ऐसा है, अगर कोई कस्टमर इस तरीके का आए कि तेरे को अ, वो बोल रहा है कि भाई ₹1000 तक की साड़ी दिखाओ, हमारा बजट इतना है। तो तुम उस तरीके की साड़ी दिखाओ। तो ये ट्रेनिंग दी जाती है ना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सामने वाले का बजट नहीं है, हैं? मान लो बजट आया बेचारे का 500,000 रुपए का, आपने उसके सामने 5,000 की साड़ी रख दी। अरे यार वो बेचारा शर्मिंदगी में ही नहीं लेगा, अरे यार मैं क्या बोलूँ, मेरा तो बजट ही 500 का था, है ना? तो ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि सामने वाले कस्टमर को आप देख पाओ कि ये बंदा कितने की साड़ी ले सकता है, कितना उसका बजट है, उसको तरीके से पूछो, ये नहीं कि हाँ, तू 500 की लेगा, चल जा यहाँ से। ऐसा नहीं होता है। उसको ट्रेनिंग दोगे, हाँ जी मैम आपका बजट क्या है? 5,000 है, 10,000 है, ₹500 है, 1,000 है, हमारे पास सारी तरीके की साड़ियाँ हैं। तभी तो कस्टमर्स बोलते हैं ना, वो कस्टमर्स कह रहा हूँ, तभी तो सेल्स पर्सन पूछते हैं, हाँ जी मैडम कौन सी साड़ी दिखा दूँ? हमारे पास तो 500 से लेकर 50,000 तक की साड़ी है ना? वो बस सारा ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि मैं उसको ट्रेनिंग दूँगा कि किस तरीके से आपको कस्टमर से डील करना है, क्या उससे बात करनी है, क्या-क्या चीज़ें होंगी। तो ये सारा पार्ट किसका है? ट्रेनिंग का पार्ट है। यहाँ तक समझ आया? चुन्नू एंड सन्स याद रहेगा ना? पक्का ना? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद आता है परफॉर्मेंस अप्रेज़ल। अच्छा, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनना गाइज़, ठीक है? परफॉर्मेंस अप्रेज़ल का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्ज़ाम्पल चुन्नू एंड सन्स में 100 लोगों को मैंने हायर किया था। 100 लोगों में मैंने एक टारगेट उनको दे दिया कि देखो भाई ऐसा है, अगर तुम 1 महीने में 1000 साड़ियाँ बेच दोगे ना, ठीक है? अगर 1000 साड़ियाँ तुम बेच देते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुमने 1000 साड़ियाँ बेच दी, तो तुम्हारा मैं इंसेंटिव बढ़ा दूँगा, तुम्हारा एक इंसेंटिव बन जाएगा। आपने सुना होगा बहुत सारे सेल्स पर्सन्स के इंसेंटिव बनते हैं, कंपनीज़ में भी इंसेंटिव्स होते हैं। तो आपने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी, उस हिसाब से आपका अप्रेज़ल होगा। आपने अगर 1000 साड़ियाँ बेची, तो पर साड़ी पे आपको ₹100 कमाई होगी, ठीक है? ज़्यादा हो गया क्या? चलो ठीक है यार, 1 लाख का इंसेंटिव दे सकते हैं अगर उसने 1000 साड़ी बेच दी तो, ठीक है? पर साड़ी पे मतलब पर साड़ी पे अगर वो ₹100 कमा रहा है, तो 1000 साड़ी पे उसने क्या करा, 1 लाख रुपए की सेल कर दी। अब 1 लाख रुपए की सेल करने पे उसको कितने रुपए का इंसेंटिव मिला? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उसको बोला कि तेरे को ₹2000 का मैं इंसेंटिव दे दूँगा। तो ये क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेज़ल है कि अगर आपने 1 लाख की साड़ी अकेले बेच दी, तो मैं आपको परफॉर्मेंस अप्रेज़ल कर दूँगा। समझ आई मेरी बात? इससे क्या होगा? एम्प्लॉयी मोटिवेट होगा, ठीक है? समझ आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो ये अब ये नहीं कि स्टाफिंग प्रोसेस का सर ये क्यों पार्ट है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि परफॉर्मेंस अप्रेज़ल मतलब ये तो तब होगा ना जब बंदा हायर हो चुका है। लेकिन उसमें बताया जाता है, जब स्टाफिंग प्रोसेस होता है ना तो उसमें बताया जाता है कि आपकी जिससे जितनी परफॉर्मेंस रहेगी उस हिसाब से आपके अप्रेज़ल्स कैसे होंगे, किस तरीके से आपकी अप्रेज़ल पॉलिसी होगी, ये सब कुछ उसमें बताया जाता है। तो वही चीज़ है उसके अंदर, ठीक है? फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अब प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? अब जब उसको पता लग गया कि भाई मुझे इतना काम करना है, इतना मेरा अप्रेज़ल होगा सब कुछ, इस हिसाब से मेरा अप्रेज़ल होने वाला है। अब उसके बाद प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया है? कितने टाइम में मेरा प्रमोशन होगा? क्या-क्या मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि मेरा प्रमोशन जल्दी हो?
ठीक है? तो वो सारा पार्ट किसके अंदर आएगा? प्रमोशन और करियर प्लानिंग में। ये ज़्यादा और कोई डीप टॉपिक नहीं है, इसके अंदर नॉर्मल आप इतना ही समझो कि प्रमोशन इज़ ऑल अबाउट और करियर प्लानिंग इज़ ऑल अबाउट कि मेरे को ऐसा क्या करना पड़ेगा या कंपनी की क्या पॉलिसीज़ हैं प्रमोशन करने की। क्या-क्या चीज़ें मुझे करनी है जो मेरी प्रमोशन में मुझे मदद करें? क्या अगर अभी एज़ अ सेल्स पर्सन मैं अभी असाइन हो रहा हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ फ्यूचर में कि मैं मैनेजर लेवल तक पहुँच पाऊँ, ठीक है? तो ये होता है प्रमोशन और करियर प्लानिंग, ठीक है? लास्ट में आता है कंपनसेशन। अब कंपनसेशन भी ना 2 तरीके की होती है, ठीक है? कौन-कौन से होते हैं? कुछ आपको आइडिया है? अब कंपनसेशन अगर मैं बात करूँ, एक होता है टाइम बेस्ड पेमेंट्स। टाइम बेस्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है? टाइम बेस्ड का मतलब ये हुआ फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको सैलरी मिलती है, ठीक है? मतलब डेली मिलती है, मंथली मिलती है, वीकली मिलती है, एनुअली मिलती है। आपको जो एक सैलरी मिली, आपने हफ्ता भर काम किया फॉर एग्ज़ाम्पल तो वीकली बेसिस पे आपको पैसे मिल गए। आपने अगर महीने भर काम किया जैसे हम जितने भी ज़्यादातर लोग हैं, सबको जो जॉब करते हैं, महीने भर के बाद एक सैलरी मिलती है। वो क्या है मंथली बेसिस पे। कुछ होते हैं जो ईयरली बेसिस पे पैसे लेते हैं, तो वो क्या है कंपनसेशन। अब दूसरा केस ये होता है कि यूनिट बेस्ड पे काम करना। फॉर एग्ज़ाम्पल भाई ऐसा मैंने बोला, देखो जी ऐसा है, मैंने ना दिन में 15 साड़ियाँ बेच दी, ठीक है? क्या करा मैंने? दिन में 15 साड़ी बेच दी, ठीक है? अब उसने बोला भाई हर साड़ी बेचने के ऊपर ना तुम्हें मैं क्या दूँगा? ₹50 दूँगा। कितने दूँगा? ₹50। हर साड़ी बेचने पे मैं ₹50 कमा रहा हूँ। तो अगर मैंने 15 साड़ी बेची तो मेरे कितने रुपए हो गए? ₹750 हो गए, ठीक है? अब मैं इसको कम भी बेच सकता हूँ, मैं इसको ज़्यादा भी बेच सकता हूँ। मेरा एक बेंचमार्क सेट हो गया कि मैंने 15 साड़ी बेचने पे मेरे को ₹50 मिल रहे हैं मतलब सॉरी पर साड़ी, एक साड़ी बेचने पे मेरे को ₹50 मिल रहे हैं, तो 15 साड़ी बेचने में मेरे को कितने मिलेंगे? ₹750। अब मैं 10 बेचूँ, 20 बेचूँ, 30 बेचूँ, 40 बेचूँ, 100 बेचूँ, उससे लेना-देना नहीं है। जितना काम मैं करूँगा, उतना मेरा काम हो जाएगा। आई होप स्टाफिंग प्रोसेस क्लियर हो। कोई डाउट है, कोई भी इतना सा भी डाउट है ना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने बहुत डीपली कोशिश करी है, चुन्नू एंड सन्स आपको भूलेगा नहीं। अगर और कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे को बताना, मैं फिर उसको डिस्कस कर लेंगे कमेंट सेक्शन में, ओके? और अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो यार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय।